वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 29। वे दोनों जल्दी से बुआ के रूम में लौट आई। अब उन्हें लगभग यकीन हो चला था कि पीपार्ट की दुकान में फोटो में दिखा इंसान वही मिस्टीरियस स्कल वाला नेमलेस आदमी था। लेकिन फाइनल कॉन्फर्मेशन जरूरी थी। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि उस चेहरे को फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में डालकर वेरीफाई किया जाए। वापस आने के बाद दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई। वे अब भी शॉक में थे और चुपचाप सिस्टम में मैच रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। बुआ अब भी स्क्रीन से चिपकी हुई थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। जब उसने धीरे से कहा कि वेरिफिकेशन रिजल्ट 91% मैच कर रहा है। फिन्या ने बुआ के काम की तारीफ की और कहा कि उसने एक परफेक्ट 2D मॉडल बनाया है। बुआ ने पूछा कि अब आगे क्या करना है। फिन्या ने बताया कि अब जब ये कंफर्म हो चुका है कि वो आदमी एंटीक ट्रेड से जुड़ा है, तो अगला स्टेप उसकी आइडेंटिटी ढूंढना है। उन्होंने कहा कि मिस्टर पीपार्ट के कांटेक्ट का इंतजार करना होगा। शायद उससे कुछ नया पता चले। बुआ ने गौर करते हुए कहा कि फिन्या को काफी कॉन्फिडेंस है कि कुछ न कुछ मिलेगा। इस पर फिन्या ने समझाया कि ऐसे ट्रांजैक्शंस में अक्सर कस्टमर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, खासकर अगर कोई दोबारा ट्रांजैक्शन करे या बायर रीसेल करना चाहे। बुआ ने धीरे से सिर हिलाया और फिर पास रखे एमुलेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये एमुलेट उन्होंने क्यों खरीदा। फिनिया ने बताया कि असल में ये एमुलेट इंस्टीट्यूट के लिए खरीदा है, लेकिन ये आइटम नया है, शायद 5 साल पुराना भी न हो। इस पर न तो इस्तेमाल के निशान हैं और न ही रस्ट का कोई नामो निशान। बुआ कुछ कहने ही वाली थी कि फिनिया के पास रखा फोन बजने लगा। फिनिया ने बताया कि पीपार्ट का कॉल है और तुरंत फोन उठा लिया। उसने कामली पूछा कि क्या वो उनका नाम और फोन नंबर दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो कांटेक्ट कर सके। बुसाया ने देखा कि फिनिया ने जल्दी से एक पेन और पेपर उठाया और कुछ नोट करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद फिनिया ने मिस्टर पीपार्ट को थैंक यू कहा और बताया कि वो जल्दी ही फिर से उनकी शॉप पर आएगी। फिर उसने फोन काटा, एक गहरी सांस ली और सोफे पर आकर बैठ गई। उसने बुआ को बताया कि उस आदमी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जो नंबर मिला था वो अब एक्टिव नहीं है। बुआ को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने कहा कि ऑफ कोर्स कैसे होगा, वो तो अब गया। अगर किसी से कांटेक्ट हो पाता तो कोई लीड जरूर मिलती। लेकिन उसने ये भी नोट किया कि फिनिया ने कॉल पर उसका नाम पूछा था। फिनिया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर बुआ की तरफ बढ़ा दिया। बुआ ने वो नाम पढ़ा, विसरुट आमम वार्ड। फिनिया ने सजेस्ट किया कि क्यों न इसका नाम ऑनलाइन सर्च करके देखा जाए। बुआ ने तुरंत उसका पूरा नाम सर्च बार में टाइप किया और एंटर दबाया। कुछ ही सेकंड में उसे ऑनलाइन कुछ जानकारी मिल गई। उसने बताया कि वो आदमी एक आर्कियोलॉजिस्ट था और ये जानकारी 2 साल पुरानी है। लेकिन बुआ को ये बात समझ नहीं आई कि एक आर्कियोलॉजिस्ट की हड्डियां प्लेन क्रैश में कैसे पहुंची। बुआ ने वेब पेज को और ध्यान से पढ़ा और फिर फिनिया से पूछा कि जरा अंदाजा लगाओ, उसका फील्ड क्या था। फिनिया ने कुछ देर रुककर सोचा और धीरे से कहा, एंशंट इजिप्ट। बुआ ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि वो 5-6 साल पहले कायरो गया था। पुलिस के पास उसकी कोई इन्फो नहीं है। वो बस डिसअपियर हो गया और किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। उसे ये बात बहुत अजीब लगी कि कोई इंसान मिसिंग है और अब तक किसी को पता ही नहीं कि वो गायब है। फिनिया ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी कोई फैमिली नहीं होगी या शायद वो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं होगा। बुसाया अब भी कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। उसे तसल्ली हुई कि अब कम से कम उन्हें उसका नाम तो पता चल गया है। बुआ ने बताया कि वो इंटरनेट पर और जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रही है, शायद कुछ नया पता चल जाए। साथ ही उसने कहा कि वो उस आदमी का नाम पुलिस को भेज देगी, क्या पता उन्हें कोई लीड मिल जाए। ये सुनकर फिनिया ने कहा, ठीक है, और तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। बुआ ने हंसते हुए छेड़ने वाले अंदाज में कहा कि अब तो ये रूम प्रैक्टिकली फिनिया का ही हो गया है। ये सुनकर फिनिया खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली कि अगर बुआ चाहे तो उसके घर आ सकती है। बुआ ने हल्के मजाक में पूछा कि क्या वो अक्सर लोगों को अपने घर में ऐसे ही बुला लेती है। फिनिया उसके थोड़ा और करीब आ गई और धीमे से बोली, अगर वो कहे कि बुआ पहली है तो क्या वो यकीन करेगी। उसने अपनी उंगलियों से बुआ की चिन को हल्के से छूना शुरू किया।
दोनों इतनी पास आ चुके थे कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी। फिर फिनिया ने बड़े प्यार से फुसफुसाते हुए कहा कि वे चाहती हैं बुआ ही उसकी पहली और आखिरी बने। थोड़ा शर्माते हुए बुआ ने उससे कहा कि ऐसी बातें करना बंद करे और नजरें चुरा ली। फिर बोली कि अगर उसे कपड़े धोने हैं तो जाए। फिनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा कि फिर उसके कपड़े कौन धोएगा। बुआ ने जवाब दिया कि वो बाद में खुद धो लेगी। लेकिन फिनिया ने इंसिस्ट किया कि वो हेल्प करना चाहती है और बस मशीन में ही तो डालना है। बुआ ने उसे देखते हुए कहा कि वो उसे बिगाड़ देगी। फिनिया ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, वो चाहती है कि बुआ उसके और भी ज्यादा क्लोज रहे। इतना कहकर उसने वही गाने की धुन गुनगुनानी शुरू कर दी जिससे वो अक्सर बुआ को टीज करती, और कमरे से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर कहा कि जब वो नहीं रहेगी तब देखना, बुआ उसे मिस करेगी। बुआ ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी हुई मुस्कान साफ झलक रही थी। सीन चेंज होता है। बुआ चिंपांजी की हड्डियां साफ करने में लगी थी जब अचानक फैंग कमरे में दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरी रात सोई नहीं थी। उसने आते ही पूछा कि फिन्या कहाँ है। बुआ ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया कि उसे नहीं पता, शायद फिन्या क्लास में होगी। फैंग ने फिर पूछा कि क्या आज सुबह फिन्या की क्लास थी। इस बार बुआ थोड़ा झुंझलाकर बोली कि वो उससे क्यों पूछ रही है। एन से पूछ ले, उसी के पास स्केड्यूल होता है। फैंग ने शांत लहजे में कहा कि उसे लगा बुआ को पता होगा। बुआ ने तुरंत पलटकर पूछा कि उसे क्यों लगता है कि उसे पता होगा। फैंग ने कैजुअली जवाब दिया कि क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, जो थोड़ा सस्पिशियस भी लगता है। खासकर दो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उनका इतना साथ रहना थोड़ा अजीब है। बुआ ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं है। फैंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि आखिर कब से उनके बीच सुलह हो गई, लेकिन बुआ ने बस एक लंबी सांस ली और चुप रही। फैंग की टोन अब सीरियस हो गई थी। उसने बुआ से कहा कि अगर कोई बात है जो वो बताना चाहती है तो बता सकती है। वो जबरदस्ती नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन अगर कुछ है तो वो हमेशा उसके साथ है। बुआ कुछ देर तक चुप रही। फैंग उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और बुआ को लगने लगा कि शायद अब उसे बता देना चाहिए कि उसके और फिनिया के बीच क्या चल रहा है। फैंग खुद भी फिनिया को कई सालों से जानती थी और हमेशा से उनके बीच मीडिएटर भी वही रही थी। लेकिन बुआ को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हेजिटेशन के साथ पूछा, क्या उसे लगता है कि फिनिया पर ट्रस्ट किया जा सकता है? यही सवाल उसके मन में काफी समय से घूम रहा था और अब तक उसके पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। फैंग ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा कि क्यों, फिन ने क्या किया? बुआ ने जल्दी से कहा कि कुछ नहीं, और फिर चुप हो गई, जैसे उसे खुद ही समझना आ रहा हो कि क्या पूछना है। फैंग ने ध्यान से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो फिनिया पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? बुआ ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने कहा कि वो इस बात को अपने अंदर नहीं रखना चाहती, लेकिन भुला भी नहीं पा रही। फैंग ने धीरे से पास रखी चेयर खींची और बैठ गई, ये जताते हुए कि वो सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। बुआ ने धीरे से कहा कि वो नहीं चाहती कि फिन के सामने ऑकवर्ड फील करे। फिन अब पहले जैसी नहीं रही और उसे लगता है कि अगर अब भी वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही तो ये उसके लिए अनफेयर है। फैंग ने हल्की आवाज में हामी भरी। अब वो समझ गई थी कि बुआ क्यों नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वो और फिनिया अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। बुआ को खुद अपनी फीलिंग्स पर यकीन नहीं था। फैंग ने सोच समझकर जवाब देना चाहा। सालों से दोनों के बीच तनाव रहा था और एक समय ऐसा भी आया था जब बुआ को कॉलेज से निकाले जाने की नौबत आ गई थी। ऐसे में बुआ का फीनिया पर फिर से ट्रस्ट करना आसान नहीं था। कुछ देर बाद फैंग ने कामली कहा कि बुआ को समझना होगा कि ऐसा फील करना नॉर्मल है। उसे इससे भागना नहीं चाहिए, ना ही इसे डिनाई करना चाहिए। जो कुछ भी फिन ने उसके साथ किया, उसके बाद ऐसा महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बुआ ने धीरे से कहा, लेकिन अब वो ऐसा फील नहीं करना चाहती। फैंग ने पूछा, क्यों नहीं? जबकि वो खुद इस पूरी कहानी को सबसे बेहतर समझती थी। वैसे भी तुम तो फिन को लाइक नहीं करती, दोनों तो बस साथ काम कर रहे हो, तो फिर उसके फीलिंग्स को लेकर इतनी कंसर्न क्यों हो, अनलेस कुछ और बात है। इस सवाल ने बुआ को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। फिर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की आंखों में देखा, जो पेशेंटली उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। नजरें चुराते हुए बुआ ने धीरे से कहा, हाँ, कुछ है। फैंग ने सॉफ्टली पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बुआ फिर से चुप हो गई।
फैंग ने फिर समझाते हुए कहा कि अगर वो बताएगी नहीं तो वो उसकी हेल्प कैसे कर पाएगी। आखिरकार बुआ ने माना कि फिन और उसके बीच कुछ चल रहा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसे समझ ही नहीं आता कि इसे शब्दों में कैसे कहे। उसकी वॉइस में कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। फैंग मुस्कुराई और कहा कि यह एक्सेप्ट करना भी एक अच्छी शुरुआत है। बुआ ने थोड़ा शौक में पूछा कि क्या उसे इस बारे में पहले से पता था। फैंग ने सिंपली कहा कि वे लगभग 10 सालों से दोस्त हैं और अब तो एक दूसरे को इतने अच्छे से समझने लगे हैं कि सिर्फ एक नजर ही काफी होती है। बुआ थोड़ी उलझन में थी। उसने पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फैंग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी सादगी से कहा कि अगर किसी को पसंद या प्यार करती हो तो पूरी तरह करो। और उसने भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है। अगर फिन ने वाकई कुछ गलत किया तो सबसे पहले वो ही उससे सवाल करेगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बुआ ने धीमे से कबूल किया कि उसे डर है कि कहीं फिन फिर से वही सब न दोहराए जो उसने पहले किया था। पहले भले ही उनकी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन बुआ ने कभी नहीं सोचा था कि फिन इतना सब कुछ बिगाड़ देगी कि वो खुद टूटने की कगार पर पहुंच जाएगी। जब एथिक्स वायोलेशन की कंप्लेंट आई थी तो ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई हो। उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। ना वो ठीक से खा पा रही थी, ना सो पा रही थी। महीनों तक ये सब चला और सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उसे इंस्टीट्यूट से निकाल न दिया जाए। फैंग ने सीधा सवाल किया कि क्या उसे फिन पसंद है। बुआ ने थोड़ा रुककर जवाब दिया कि अब तो शायद ये सिर्फ पसंद नहीं रही। फैंग कुछ देर सोचती रही, फिर बहुत साफ शब्दों में कहा कि अब बुआ को एक फैसला लेना होगा। या तो वो उसे पूरी तरह से प्यार करे या फिर उसे जाने दे। बुआ ने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा और खोलते हुए कहा कि जितना ज्यादा वो फिन को चाहने लगी है उतना ही ज्यादा उसे अब डर लगने लगा है। उस डर को फैंग ने बड़ी नरमी से संभाला और मुस्कुराकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, खुद पर भरोसा रखो। उसने याद दिलाया कि बुआ पहले ही एथिक्स कमेटी की इन्वेस्टिगेशन को पास कर चुकी है और जब उसने वो झेल लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। उसने समझाया कि प्यार को एक मौका देना चाहिए और अगर सब कुछ वैसा न हुआ तो भी कम से कम ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि कोशिश ही नहीं की। बुआ की आवाज थोड़ी धीमी थी जब उसने माना कि उसे खुद पर ही गुस्सा आता है। जब वो फिन पर ट्रस्ट नहीं कर पाती तो लगता है जैसे वो उसके साथ गलत कर रही है। उसने हर बार फिन को मौका दिया कि अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी फिन रुकी रही। फैंग ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बड़ी गंभीरता से कहा कि क्या अब भी उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों रुकी हुई है। उसने कहा कि कल और आज एक जैसे नहीं होते और वो जानती है कि फिन अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो किसी ऐसे इंसान को हर्ट नहीं करेगी जिससे वो सच में प्यार करती है। इसलिए उसने सलाह दी कि खुद के पास्ट को अपना आज बिगाड़ने मत दो। बुआ ने उसकी बातों पर थोड़ी देर सोचा, फिर धीमे से पूछा कि क्या फैंग वाकई ऐसा सोचती है। फैंग हल्के से मुस्कुराई और मजाक में बोली कि अगर फिन फिर भी अपनी पुरानी हरकतों पर लौटी तो वो खुद टीम बनाकर उसकी क्लास लगाएगी। फिर अचानक हंसते हुए पूछ बैठी कि वैसे ये सब हुआ कैसे। बुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐसे पूछ रही हो जैसे उसे खुद पता हो। फैंग ने हंसते हुए कहा कि पहले तो तुम दोनों एक दूसरे का गला दबाने पर उतारू थी और तब वो बस दूर खड़ी रहती थी और कोई आकर कहता कि जाओ दोनों को अलग करो। बुआ ने भरोसा दिलाया कि अब वैसा कुछ नहीं है, वो सब बीते वक्त की बातें हैं। फैंग ने हामी भरी और याद दिलाया कि वैसे भी बुआ ने खुद कहा था कि फिन अब पहले जैसी नहीं रही। बुआ बस चुपचाप सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। फैंग थोड़ी झुकी और धीरे से बोली कि सीरियसली उसने अपने पुराने राइवल को इस तरह जीत कैसे लिया। बुआ ने उसे हल्का सा धमकाया और फैंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने बड़ी सीरियसली समझाया कि अब कुछ भी हो, बस एक दूसरे से बात करना। देखा, सब कुछ सालों तक इसलिए बिगड़ा रहा क्योंकि तुमने कभी ठीक से बात ही नहीं की। और अब जब लगने लगा कि सब ठीक हो रहा है, बुआ एक बार फिर से डाउटफुल हो रही है। लेकिन अब जो भी हो उसे बात करके सुलझाना होगा ताकि दिल में कुछ भी अधूरा न रह जाए। बुआ ने धीरे से कहा कि फिन ने मुझसे अपने किए की माफी मांगी है, लेकिन वो ही है जो अब तक अपने डर से बाहर नहीं निकल पाई। उसकी इस बात पर फैंग ने बहुत प्यार से कहा कि खुद को थोड़ा वक्त दो और उसे पूरा यकीन है कि फिन इंतजार कर सकती है। और जाते जाते फैंग ने मुस्कुराकर कहा कि फिन पर अपना गुस्सा मत निकालना। उसने बुआ के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और ठीक उसी वक्त फिनिया दरवाजे से अंदर आ गई।